हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेक इट इजी ऑनलाइन क्लासेस में। और आज बच्चे हम करने वाले हैं पार्ट 3। ठीक है, इससे पहले ये जो 2 सेशन है वहां पे हमने स्टैटिक जीके के क्वेश्चन करे हैं। ठीक है, अब क्या है बच्चे की सीरीज जो है यहीं पे ब्रेक करेंगे और कल जो है आपकी मैराथन क्लास होगी। मैराथन क्लास में आपको हर सब्जेक्ट मिलेगा जो कि एनएचपीसी जेई के एग्जाम में नॉन टेक्निकल के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको जीके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जीके में भी स्टैटिक भी आएगा, करंट अफेयर्स भी आएगा, साथ में आपके साइंस के अलग से सर आएंगे ना, तो साइंस के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो है आपका अतुल सर की रीजनिंग होगी। तो एक पूरी तरीके से जो है आपका कंप्लीट नॉन टेक्निकल मैराथन क्लास आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके अलावा बच्चे 23 तारीख को यानी कि आज लास्ट डेट है। ठीक है, किस चीज की? हमारे चैनल पे जो डिस्काउंट चलाया जा रहा है दीपावली का, उसके लिए। ठीक है, तो आप लोगों के लिए वैसे बहुत अपॉर्चुनिटी रहती है, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है इस तरीके की। जब भी कोई त्योहार आता है या फिर कोई भी ऐसा ओकेजन है जहां पर के कोर्सेज थोड़े से सस्ते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास में ऑलरेडी कोर्स है तो आप बाकी बच्चों को सजेस्ट कर सकते हैं कि इस तरीके से जो है आपको कोर्स मिलेंगे। ठीक है, और ये कोर्सेज बाकी दिनों में जो है आपका थोड़े से महंगे रहते हैं, है ना, लेकिन आजकल जो है इस पे इतना परसेंट का आपका ऑफ चल रहा है, 50% का ऑफ है बच्चे सारे कोर्सेज में। ठीक है, तो वो जो है आप लोग अवेल कर सकते हैं। उसके अलावा एनएचपीसी की टेक्निकल नॉन टेक्निकल जो टेस्ट सीरीज है वो भी बच्चे पूरी की पूरी फुल जो है सारे जितने भी उसमें टेस्ट है सारे के सारे अपलोड हो चुके हैं। आप जाएं अपनी इच्छा अनुसार अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो है अपना टेस्ट देना है। ठीक है, टेक्निकल में नॉन टेक्निकल में, टेक्निकल में आपका नॉन टेक्निकल फुल टेस्ट में भी आएगा, लेकिन जो प्योर नॉन टेक्निकल टेस्ट सीरीज है वहां पे बच्चे आपका क्या है, वहां पे आपका 10 टेस्ट है जो कि मैथ्स, रीजनिंग और जीके और करंट अफेयर और जनरल साइंस मिक्स जो है आपको दिए गए हैं। और उसके अलावा जो है आपके 6 सब्जेक्ट टेस्ट भी हैं जिसमें आपका स्टैटिक जीके का अलग हो गया, जनरल साइंस का अलग हो गया, करंट अफेयर का अलग हो गया। इस तरीके से जो है आपका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और उसके अलावा जो मिक्स टेस्ट है वो दोनों ही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट है बच्चे इनका इस्तेमाल आपको करना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि ज्यादा समय हमारे पास में नहीं है। ठीक है, और ज्यादा समय नहीं है इसीलिए हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और बहुत सारे एमसीक्यूज जो है आपके लिए सेशन इसीलिए लाए गए थे कि आप जो है इनसे अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएं और उसके अलावा खुद को टेस्ट कर पाएं हमारी टेस्ट सीरीज के साथ में। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आइडल्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? एक ट्रेंड है बच्चे, एसएससी की ही बात करें अगर तो एक ट्रेंड है, बहुत ज्यादा जो है किताबों पर ध्यान दिया जाता है उनकी जो कि स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं। ठीक है, स्पोर्ट्समैन के ऊपर कोई किताब लिखी गई है या फिर उन्होंने खुद से कोई किताब लिखी है तो वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो आइडल्स बच्चे किसके द्वारा लिखी गई है? यह है आपके सुनील गावस्कर, आप लोगों ने सुना होगा लिटिल मास्टर। ठीक है, तो सुनील गावस्कर। उसके अलावा कुछ और मैं आपको क्रिकेटर के ऊपर बेस्ड कुछ किताबें बता रही हूँ, वो भी आपको याद रखनी है। जैसे बच्चे आपका है प्लेइंग इट माई वे, बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, नो स्पिन, ये है आपके सैन वॉन की। ठीक है, उसके बाद आपका फियरलेस है, ये भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है, युवराज सिंह की है। ठीक है, बायोग्राफी ऑफ राहुल द्रविड़, अ नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट। ठीक है, राहुल द्रविड़ की जो है आपकी क्या है, ये बायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी जो खुद से लिखी है, बायोग्राफी जो किसी और राइटर ने उनके बारे में लिखी है। ठीक है, तो ये जो है आपकी किसके द्वारा? देवेंद्र प्रभुदेसाई के द्वारा लिखी गई है। ड्रिवन, विराट कोहली स्टडी, ये भी आपकी बायोग्राफी है ना, और ये आशीष राय के द्वारा लिखी गई है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बच्चे एबी द ऑटोबायोग्राफी है ना, ये एबी डिविलियर्स की उन्होंने खुद से लिखी है। ठीक है, उसके बाद आपका इम्परफेक्ट है, ये आपकी है संजय मांजरेकर। तो बेसिकली ये जो है आपकी वो किताबें हैं जो क्रिकेटर्स के ऊपर, खास करके जो है आपके क्रिकेटर्स के ऊपर बेस्ड है। कोई किताब है जो कि ऑटोबायोग्राफी है जो खुद से लिखी गई है, और कोई है जो कि आपकी बायोग्राफी है जो कि किसी दूसरे राइटर के द्वारा उनके बारे में लिखी गई है। ठीक है, तो सुनील गावस्कर की आपको याद रखना है, यह है आपका आइडल्स। अगला बच्चे त्वचा विकारों के लिए यूनानी चिकित्सा का राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? किसके लिए? त्वचा विकारों के लिए, जो बच्चे स्किन डिजीजेस होती है ना उनके लिए जो है आपका यूनानी चिकित्सा का राष्ट्रीय अनुसंधान। इसमें आपको मेडिसिनल टाइप याद रखना है, यूनानी चिकित्सा। ठीक है, यूनानी चिकित्सा, तो ये आपको मिलेगा हैदराबाद में। हैदराबाद कहाँ? तेलंगाना की राजधानी। ठीक है, यूनानी चिकित्सा। आप लोग एक शब्द पढ़ते होंगे बच्चे, आयुष पढ़ते हैं ना, ये है आपका आयुष। आयुष जो है ये नाम बना है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये नाम बना है अलग अलग चिकित्सा पद्धति जो कि भारत में इस्तेमाल किए जाते हैं। चिकित्सा पद्धति का मतलब क्या होता है? चिकित्सा पद्धति का मतलब क्या है? वो तरीके जिनसे इंसान की बीमारियों का इलाज किया जाता है।
ठीक है, आप सभी को पता है बच्चे, इन जनरल हमारे यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे आयुर्वेद का बहुत प्रचलन है, ठीक है, भारत में, क्योंकि हमारे ये जो एंशिएंट हिस्ट्री है वहां पे जो है आयुर्वेद का बहुत ज्यादा जो है इस्तेमाल या फिर उसकी व्याख्या की गई है। ठीक है, तो आयुर्वेद आप लोगों को पता है ये एक आपका चिकित्सा प्रणाली है, उससे भी हम बीमारी को ठीक कर सकते हैं। बाकी जो सबसे ज्यादा प्रचलन में एलोपैथिक है ना, एलोपैथिक जो है आपका कोई भी डिजीज होती है सबसे पहले जो है आपका एलोपैथ डॉक्टर के पास में हम जाते हैं। उसके बाद आपका होम्योपैथ है, आप लोगों ने देखा होगा छोटी छोटी जो है आपकी शुगरी बॉल्स होती है ना, वो जो है आपकी होम्योपैथ की दवाइयां होती है। तो बेसिकली ये सारी की सारी क्या है, इन तीनों का या फिर बहुत सारी जो है आपकी मेडिसिनल प्रैक्टिसेस है जो कि पूरी दुनिया भर में चल रही है। भारत में खास करके अगर हम बात करें तो भारत में बच्चे आपको मिलेगी, एक तो बच्चे आपका है आयुर्वेद, ठीक है, आपका योगा, योग से भी जो है बहुत सारी डिजीज का बहुत सारी डिजीज को ठीक किया जाता है। ठीक है, यू से हो गया आपका यूनानी, ठीक है, एस से हो गया आपका सिद्धा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या है, बेसिकली ये पारंपरिक तरीके हैं भारत में जिनका इस्तेमाल किया जाता है। एच का मतलब है आपका होम्योपैथ। ठीक है, तो इनका इस्तेमाल किया जाता है बीमारी का इलाज करने के लिए। उन्हीं में से जो है आपका एक है यूनानी चिकित्सा। ठीक है, इससे बच्चे थोड़ा सा याद रखना है, यूनान से आई थी भारत में, जब यूनानियों का आक्रमण हुआ था ना, तो उनके द्वारा ये सिस्टम जो है भारत में लाया गया था। उसके अलावा जो सिद्धा है, ये सिद्धा जो आपका मेडिसिनल प्रैक्टिसेस है, ये आपके होते हैं तिब्बतियन मॉन्क। ठीक है, तिब्बत में जो है आपका बुद्धिज्म माना जाता है, बुद्धिस्ट धर्म है यहाँ पे, और बुद्धिज्म को मानने वाले जो आपके सेंट होते हैं, मॉन्क होते हैं, उनके द्वारा बच्चे आपका सिद्धा का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो अलग अलग जगह जो है अलग अलग चिकित्सा पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। खास करके भारत की अगर हम बात करें तो ये जो है चिकित्सा पद्धतियां हैं जिनका इस्तेमाल भारत में किया जाता है। ठीक है, तो इसमें से बच्चे जो यूनानी चिकित्सा के लिए स्किन डिजीज का जो यूनानी चिकित्सा का राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है वो आपका हैदराबाद में है, इसे याद रखना। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है, इसकी स्थापना 1978 में हुई थी, 1978 में हुई थी, और ये कहां पे आपका हैदराबाद में है। निम्नलिखित में से किसने 1663 में मद्रास यानी कि अब चेन्नई में कुचिपुड़ी कला अकादमी शुरू की है? पहले तो ये याद रखेंगे कुचिपुड़ी बच्चे, कुचिपुड़ी क्या है? कुचिपुड़ी जो है भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य है। इसका स्टेट कौन सा है? इसका स्टेट आपका है आंध्रा। ठीक है, स्टेट कौन सा है आपका? आंध्र प्रदेश है। और कुचिपुड़ी और एक और आपका क्लासिकल डांस है जिसमें बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज हैं, वो है आपका भरतनाट्यम, जिसका ओरिजिन है आपका तमिलनाडु में। ठीक है, तो याद रखना है कि कुचिपुड़ी कला अकादमी ये आपका 1963 में शुरू किया गया था, और एक बहुत ही फेमस जो है इसके आर्टिस्ट है, इनका नाम याद रखना, वेम्पति चिन्ने सत्यम। ठीक है, वेम्पति चिन्ने सत्यम को जो है बच्चे इसके एस्टेब्लिशमेंट के लिए जाना जाता है। तो बहुत ही फेमस जो है आपके डांसर थे वेम्पति चिन्ने सत्यम। कुचिपुड़ी डांस को जो है बच्चे इनको एक तरीके से प्रमोट करने के लिए श्रेय दिया जाता है। ठीक है, और इन्होंने ही आपका 1963 में क्या बनाई थी? कुचिपुड़ी आर्ट एकेडमी बनाई थी, और उस समय इन्होंने कहां पे बनाया था? आज का चेन्नई है, लेकिन उस समय जो है आपका मद्रास में से एस्टेब्लिश किया गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में फील्ड हॉकी में ऑफसाइड नियम को समाप्त कर दिया गया था? फील्ड हॉकी में ऑफ साइड का जो लॉ था ये कौन से साल में खत्म हो गया था? ये हुआ था बच्चे आपका 1996 में, 1996 में। अच्छा, डांडा नाचा नृत्य है, ये किसकी कहानियों पे बेस है? ठीक है, डांडा नाचा, एक तो सिंपल सा प्रश्न आता है कि डांडा नाचा कहाँ का है, तो ये उड़ीसा का है। ठीक है, अब इसी पे थोड़ा सा अपग्रेडेड क्वेश्चन है कि ये किसकी कहानियों पे बेस है? ठीक है, तो ये जो है बच्चे आपका पौराणिक कथाओं पे, और किसकी? देवी दुर्गा, भगवान शिव, भगवान कृष्ण या फिर भगवान ब्रह्मा। तो ये बच्चे आपका है भगवान शिव। ठीक है, शिव की कथाओं पे बेस है, और उस शिव की कथाओं पे ही जो है आपका ये नृत्य किया जाता है, और है कहाँ पे? ये आपका उड़ीसा का गंजम जिला है, वहां पे बच्चे इसका ओरिजिन माना जाता है, और ये आपका उड़ीसा में किया जाता है। तो आपको याद रखना है डांडा नाचा। ठीक है, अगला बच्चे निम्नलिखित में से कौन लोकप्रिय रूप से लोक हितवादी के नाम से भी जाने जाते हैं? निकनेम जितने भी इंडियन रिवोल्यूशनरी है सर, वैसे तो हमारी हिस्ट्री में जो है बहुत सारे जो है आपके महान व्यक्तित्व हुए हैं, लेकिन खास करके ज्यादा फोकस करना है मॉडर्न हिस्ट्री में जिन पर्सनैलिटीज को हम पढ़ते हैं। ठीक है, जिन लोगों ने क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया है, जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उनके जितने भी बच्चे आपके निकनेम है, ठीक है, उनके जो निकनेम है हमें उनको याद रखना है। तो लोक हितवादी स्वामी विवेकानंद है, गोपाल हरि देशमुख है, ज्योतिबा फुले है, गोपाल कृष्ण गोखले हैं। तो लोक हितवादी जो है आपका कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख को। ठीक है, गोपाल हरि देशमुख को लोकहित नाम से जाना जाता है। इनके द्वारा साप्ताहिक पत्र प्रभाकर में महाराष्ट्र में सामाजिक परिवर्तन पर लेख लिखे थे। ठीक है, तो ये है आपका गोपाल हरि देशमुख। अगला बच्चे कथक जो डांस है, इसका ओरिजिन जो है आपको माना जाता है यूपी में। वैसे इसको जो है प्रैक्टिस किया जाता है बहुत सारे और भी नॉर्दर्न स्टेट में ना, भारत का जो उत्तरी राज्य है वहां पे इसे प्रैक्टिस
किया जाता है, लेकिन खास करके जो है आपका इसका जो मेन पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, वो है यूपी, ठीक है, उत्तर प्रदेश। तो ये जो कथक है, कथक में एक शब्द है बच्चे, वो है जुगलबंदी। जुगलबंदी का मतलब क्या होता है, और आपको तस्वीर दिया हुआ है, ठीक है, इससे आप गैस कर सकते हैं। ऑप्शन को पढ़िए और गैस करके मुझे बताइए। सबसे पहले मंच में प्रवेश के लिए परिचयात्मक वस्तु, अंत से पहले शुद्ध लयबद्ध हरकतें, नर्तक और जो तबला वादक हैं उनके बीच में प्रतिष्ठात्मक खेल, या फिर आपका तेज फुटवर्क। तो जुगलबंदी का मतलब क्या होता है, आपको दिख रहा होगा कि जो डांसर है, ठीक है, डांसर है, वो सिंक करने की कोशिश कर रहा है किसके साथ में, जो तबला वादक है, ठीक है। तो बच्चे जो नर्तक होता है, यानी कि जो डांसर है, कथक डांसर है, ठीक है, उसका और तबला वादक के बीच में जो जुगलबंदी होती है, ठीक है, उनके बीच में जो सिंक होता है उसे कहा जाता है आपका जुगलबंदी, ठीक है, कथक में। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय संगीतकार था? पहले भारतीय संगीतकार जिनको रेमन मैग्सेसे मिला है। रेमन मैग्सेसे को एशिया का नोबेल कहा जाता है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। एशिया का नोबेल बच्चे एक तो इसलिए भी क्योंकि ये पूरे एशिया में जो है आपका अलग अलग फील्ड में दिया जाता है। दूसरा, इसमें जो आपका एक सम्मान या ऑनर जो दिया जाता है ना, वो भी कई हद तक जो है आपका नोबेल के जैसा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि रेमन मैग्सेसे जिसे कि एशिया का नोबेल कहा जाता है, इसे सबसे पहले कौन से इंडियन म्यूजिशियन के द्वारा जीता गया था? तो इनका नाम आपको याद रखना है, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी, ठीक है। एम.एस. सुब्बालक्ष्मी बहुत ही फेमस बचे आपके भारतीय गायिका, ठीक है। 1998 में इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन बचे इनके बारे में आएंगे, अभी दूसरा क्वेश्चन भी आएगा। और ये सारे के सारे, जैसे मैंने आपको कहा था कि पिछले हमारे जो 5-6 साल है, सिर्फ 5 नहीं, इसमें 6 साल है इसमें, ठीक है। तो पिछले जो 5-6 साल है उसमें जितने भी स्टैटिक जीके क्वेश्चन आए हैं वो किसी भी स्ट्रीम में आए हो, एसएससी के, ठीक है, मैकेनिकल के क्वेश्चन पेपर में, सिविल वालों के या फिर इलेक्ट्रिकल वालों के, है ना, जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर होते हैं, जितने भी आपके शिफ्ट होते हैं, सभी से जो है आपके क्वेश्चन को लिया गया है। और यहाँ पे मैंने आपको क्या किया है कि अधिकतर जो है बच्चे रिपीटेड क्वेश्चन को कैंसिल आउट किया है ना, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा एसएससी जो है रिपीटेड भी, हालांकि बहुत ज्यादा परसेंटेज नहीं होती रिपीटेड क्वेश्चन की, टॉपिक रिपीट कर देता है, लेकिन सिमिलर क्वेश्चन जो है बहुत कम पूछता है ना, सिमिलर मतलब सेम टू सेम वही क्वेश्चन आ जाए, इसके चांसेस थोड़े कम होते हैं। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन सेम होता है, ऑप्शन जो है चेंज करके दे देता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर देता है क्वेश्चन को, है ना। तो इस तरीके से तो सिमिलर क्वेश्चन जितने भी थे मैंने कैंसिल आउट किए हैं। तो उनको कैंसिल आउट करने के बाद में बचे आपकी ये पूरे के पूरे क्या है, ये क्वेश्चन है आपके, है ना। लगभग इसकी जो संख्या है अभी हमने तीसरा सेट हम कर रहे हैं, तो लगभग जो है 150 क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ठीक है। और इसमें से आपके 100 या 150 और भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका पिछले 5-6 सालों का क्या है, निचोड़ है, ठीक है। आपको अंदाजा होगा कि ऐसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है ना। बहुत जल्दी जो है आपका एग्जाम होने वाला है। और एनएचपीसी का अगर आप लोग लेवल देखेंगे, अगर उसके तरीके देखेंगे क्वेश्चन पूछने के, तो बहुत ज्यादा बच्चे सिमिलरिटीज है, ठीक है, बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज है, आपको बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। और बहुत अच्छी बात यह है कि जो आपका एनएचपीसी का एग्जाम है, किसी और पीएसयू का एग्जाम होता है ना, वहां पे रिपीटेशन के बहुत चांसेस होते हैं, है ना। एसएससी तो जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत कम सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट करेगा, लेकिन ये जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, ये आपको ज्यों के त्यों भी देखने को मिल सकते हैं, कहाँ पे, एनएचपीसी जेईई में, ठीक है, या फिर किसी और पीएसयू की अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां पे, ठीक है। और बाकी सब्जेक्ट को तो बच्चे हम पढ़ लेते हैं, है ना। जैसे हम हिस्ट्री है, हमने चलिए एक बार पढ़ लिया, एक बार गो थ्रू हो गया, हमको सब्जेक्ट की समझ हो गई, उसके बाद हम प्रैक्टिस करते रहे, उसे पढ़ते रहे, ठीक है। वैसे ही आपका ज्योग्राफी के साथ, पॉलिटी के साथ में है। लेकिन स्टैटिक जीके को एक बारी में नहीं पढ़ा जा सकता है, आपको भी पता है, क्योंकि इसका और छोर नहीं है ना। कहां से इसे स्टार्ट करेंगे, कहां पे इसे एंड करेंगे, इतने सारे टॉपिक हैं, मिसलिनियस कभी भी कहीं से भी कुछ भी पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो इसको करने के जो है आपके 2 ही सबसे अच्छे तरीके हैं। एक तो जितने ज्यादा हो सके, जिन भी एग्जाम्स के रिसेंट एग्जाम है, किसी का भी एग्जाम हो रहा है बच्चे, टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है, वहां पे अगर जीके पूछा जा रहा है, तो वहां पे स्टैटिक जीके में कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। एक तो वो हमारे लिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि स्टैटिक जीके को इसी तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं तो इसे पढ़ने अगर जाएंगे, समझने जाएंगे, सिलेबस कंप्लीट करने जाएंगे, तो ये जो है आपका इम्पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है कि करंट अफेयर्स, जब आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो करंट अफेयर्स के साथ में जो चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं, ठीक है, वो भी जो है आपको उसका जो स्टैटिक पोर्शन होता है, जैसे कि रिसेंटली जो है आपके नोबेल प्राइज दिए गए हैं, ठीक है। तो नोबेल प्राइज जो दिए गए हैं इस साल, वो करंट के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन नोबेल प्राइज की जो हिस्ट्री है, ठीक है, या फिर पहली बार फिजिक्स में किसे मिला, पहली बार केमिस्ट्री में किसे मिला, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो स्टैटिक जीके का पार्ट बन जाते हैं, ठीक है। तो स्टैटिक जीके का कोई और छोर नहीं है बच्चे, उसे पकड़ने का, उसे पढ़ने का यही एक तरीका है, ठीक है। एक तो जो है करंट अफेयर जब पढ़े तो उसका स्टैटिक पोर्शन भी पढ़े, और दूसरा जो है आपका
PYQs, ठीक है, तो वही हम कर रहे हैं। तो बच्चे इनका नाम याद रखना, 1998 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है। और ये पहले ऐसे सिंगर थी जिनको रैमन मैग्सेसे यानी कि एशिया का नोबेल दिया गया था, ठीक है, एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाने वाला जो पुरस्कार है वो दिया गया था। अच्छा, अब रैमन मैग्सेसे की बात हो रही, तो 2025 के जो रैमन मैग्सेसे हैं वहां पे 1 मिनट जो है आपके भारत के हैं, ठीक है। पहली बार ऐसा हुआ है बच्चे कि भारत में किसी ऑर्गेनाइजेशन को रैमन मैग्सेसे दिया गया है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, संगठन, है ना। नहीं तो हमेशा जो है आज तक जिन्होंने यहाँ पे भारत से रैमन मैग्सेसे जीता हुआ है उनको हमेशा इंडिविजुअल दिया गया है, जैसे रविश कुमार है ना, रिपोर्टर है, बहुत फेमस है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, उनको दिया गया है, ठीक है। MS सुब्बालक्ष्मी, तो इंडिविजुअली जो है आपका पर्सनैलिटीज को दिया गया है, ठीक है, इंडिविजुअली। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि किसी संगठन को मिला है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को मिला है। तो 2025 का जो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार है इसमें जो भारत की तरफ से जो विनर है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एजुकेट गर्ल्स, ठीक है, एनजीओ है बच्चे, ये एजुकेट गर्ल्स इनका नाम है। और ये एनजीओ बनाया किसने, 2007 में जो है सफीना हुसैन के द्वारा इसे बनाया गया है। इट हैज एक्सपेंडेड, आज अगर आप देखेंगे 2007 में सफीना ने इसे स्टार्ट किया था राजस्थान के गांव से, ठीक है। आज जो है भारत में बहुत सारी ब्रांचेस इसको आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो एनजीओ है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब बच्चे ऑब्वियस सी बात है कि फाउंडर तो इसी सफीना हुसैन है, लेकिन किसी भी एनजीओ को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में है ना बहुत सारे लोग लगते हैं, खास करके एनजीओ में लोगों की इच्छा शक्ति वहां पे बहुत चाहिए होती है क्योंकि पैसा कई बार कम होता है ना। तो ये बच्चे आपके सफीना हुसैन है, नाम इनका याद रखना, 2007 में आपका बना है और ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एजुकेट गर्ल। 2025 में जो है इसे रैमन मैग्सेसे के लिए सम्मानित किया गया है, ठीक है, ये आप साथ में याद रखेंगे। अगला है, भारत के उष्णकटिबंधीय वनस्पति के प्रकाश में पारिस्थितिकीय विभेदन और पारिस्थितिकीय तंत्र परिकल्पना का प्रदर्शन करने के लिए 1984 में पर्यावरण और पारिस्थितिकी में प्रतिष्ठित संजय गांधी पुरस्कार किसे मिला है, प्रतिष्ठित संजय गांधी पुरस्कार, संजय गांधी पुरस्कार, लेकिन कब, 1984 में, ठीक है। अब थोड़ा सा आप कहेंगे बहुत पुराना करंट अफेयर, बहुत पुराना करंट अफेयर नहीं बच्चे, ये अब आपका बन गया है स्टैटिक जीके, क्योंकि जिनके बारे में हम पढ़ने वाले ना, ये क्वेश्चन एक्चुअल में अवार्ड के बारे में नहीं है, ये क्वेश्चन है पर्सनैलिटी के बारे में, ठीक है। नाम इनका याद रखना, इनका नाम है रामदेव मिश्र, ठीक है, नाम आपको याद रखना है। इनको 1984 में संजय गांधी पुरस्कार दिया गया था और संजय गांधी पुरस्कार जो है बच्चे आपका दिया जाता है पारिस्थितिकीय तंत्र की परिकल्पना का प्रदर्शन करने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि जो हमारा इन्वायरमेंट इकोलॉजी है उस फील्ड में दिया जाता है, ठीक है। तो अब इनका कॉन्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी, क्यों इनके बारे में क्वेश्चन बना है रामदेव मिश्र के बारे में। बच्चे इनके बारे में थोड़ा याद रखना, एक तो रामदेव मिश्र के बारे में जिस एसएससी में जिस साल ये पूछा था ना उस साल जो है इनका देहांत हुआ था, ठीक है। दूसरा क्या है बच्चे, इसलिए इनके बारे में क्वेश्चन आया था। और दूसरा बच्चे, इनको ना भारतीय इकोलॉजी का पितामह भी कहा जाता है, ठीक है, भारतीय इकोलॉजी का पितामह भी कहा जाता है इनको जो है आपका यहाँ पे, ठीक है। इनके द्वारा effort made the government of India establish the National Committee for Environmental Planning and Coordination in 1972, which later came to be known as the Ministry of Environment. आज हम कह रहे हैं एक पर्यावरण मंत्रालय है हमारे, वर्तमान में पर्यावरण मंत्रालय के मंत्री जो कौन है हमारे हैं मिस्टर भूपेंद्र यादव, ठीक है। तो भूपेंद्र यादव जिस मंत्रालय के मंत्री हैं अभी वर्तमान में, वो मंत्रालय कभी हुआ नहीं करता था, ठीक है। तो भारत में एक सेपरेट मिनिस्ट्री बनाना सिर्फ इन्वायरमेंट को डेडिकेटेड, ठीक है, वो जो है बच्चे काम इन्होंने किया था। 1972 में जो है आपका प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन की जो कमेटी बनी थी, नेशनल कमेटी फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग, ठीक है, यही बाद में जाकर के जो है आपका हमारा जो इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री है वो आपका डेवलप हुआ था, ठीक है। तो ये याद रखना है कि इनिशियली हमारे देश में जब देश आजाद हुआ था 1947 में, उसके बाद जो है कई सालों तक हमने मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट नहीं बनाई थी, लेकिन 1972 के बाद जो है आपका ये मिनिस्ट्री आपकी डेवलप होती है और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे एक एनवायरमेंटलिस्ट है, इनका नाम है मिस्टर रामदेव मिश्र। भारत में इनको भारतीय इकोलॉजी का पितामह भी कहा जाता है, नाम याद रखना बच्चे, ठीक है। और इनके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए 1984 में संजय गांधी पुरस्कार भी इन्होंने जीता है। अगला है रोंगर फेस्टिवल, कहाँ की कार्बी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। रोंगर फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है, ये कार्बी जनजाति के लोग मनाते हैं, ठीक है, और ये मनाया जाता है बच्चे आपका असम में, ठीक है, कहाँ पे, असम में बच्चे इसे मनाया जाता है। तो असम में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहार में बिहू है, बिशागु है, बाइको है, रोंगर है, रजनी है, गबरा है, हरनी गबरा है, बोहागियू बिशु है, ठीक है, अंबुबाची मेला है, अंबुबाची तो आप लोगों ने सुना होगा, बहुत फेमस है बच्चे, ठीक है। जोनबिल मेला आपके यहाँ पे होता है, ठीक है, बिहू यहाँ पे बहुत प्रकार के होते हैं। तो ये क्या है, आपके असम में मनाए जाने वाले फेस्टिवल है, ठीक है। रिसेंट में जो आपका चर्चाओं में रहा है वो रहा है आपका ये अंबुबाची मेला,
ठीक है। अंबुबाची मेला बच्चे ये जैसे जैसे सोशल मीडिया आने के बाद में, पहले भी थी मान्यता लेकिन लिमिटेड थे ना, हर चीज का ऐसा ही होता है। जब से सोशल मीडिया आया है या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ये चीजें आ रही हैं, तो लोगों में इसकी जो इन्फॉर्मेशन है किसी भी पर्टिकुलर चीज का आप देखेंगे ज्यादा पहुंच रही है लोगों के पास में इन्फॉर्मेशन। ठीक है, लोग जो है ज्यादा इस तरफ आ रहे हैं। तो इस बार भी अंबुबाची का जो मेला था, यहाँ पे जो है भीड़ जो है, रिकॉर्ड भीड़ यहाँ पे दर्ज की गई थी। ठीक है, तो अंबुबाची का मेला बच्चे आता है आपका जून महीने में मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपकी मंदिर है कामाख्या टेम्पल, आप लोगों ने नाम सुना होगा, वहीं पे जो है आपका हर साल ही मेला लगता है। खास करके देश दुनिया से जो है आपका वो औरतें आती है जिनको संतान की प्राप्ति चाहिए, मतलब संतान चाहिए, तो अधिकतर जो है लोग यहाँ पे जाते हैं। तो अंबुबाची मेला आपको याद रखना है, ये आपका बच्चा है कहाँ पे, असम में। ठीक है, अगला है प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया था। ये है आपके 2001। ठीक है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है 2001 में। अच्छा, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार कौन थे? अभी हमने पढ़ा था कि रेमन मैक्स से प्राप्त करने वाले पहले म्यूजिशियन, इंडियन म्यूजिशियन कौन थे, तो तब आपका आंसर आया था MS सुब्बलक्ष्मी। देखिए, अभी प्रश्न पूछा है कि भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चे, आंसर सेम होगा क्या? यहाँ पे है आपका बिल्कुल सेम, MS सुब्बलक्ष्मी। अब इनका नाम 2 बार आ चुका है। ठीक है, रेमन मैक्स से भी सबसे पहले इन्होंने ही जीता है, और उसके अलावा जो है आपका भारत रत्न भी सबसे पहले उन्होंने ही जीता है। ठीक है, म्यूजिक के फील्ड में। तो इनका पूरा नाम याद रखना बनता है। ठीक है, पूरा नाम क्या है? मदुरई सनमुख विदु। ठीक है, सनमुख दिवु सुब्बलक्ष्मी पूरा नाम है बच्चे इनका। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने जीता था। ठीक है, उसके बाद बच्चे आपके कुछ और पहले संगीतकार थे। अब आर्ट के फील्ड में अगर हम देखें, कला के क्षेत्र में देखेंगे, तो कला में भी एक बहुत बड़ी वेराइटी है ना। जो बच्चे आपके एक्ट कर रहे हैं, एक्टर है, वो भी आर्टिस्ट है। ठीक है, जो फिल्म बना रहे हैं, डायरेक्टर है, वो भी आर्टिस्ट है ना। जो फिल्म निर्माता है, सबसे बड़ा आर्टिस्ट तो वही है। ठीक है, उसके अलावा जो गाना गा रहे हैं वो भी आर्टिस्ट है, जो नृत्य कर रहे हैं वो भी आर्टिस्ट है। तो बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हुए आज तक की हिस्ट्री में जिनको कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो अगर आप लोग देखेंगे, भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, आपके पहले हैं आपके फिल्म डायरेक्टर और इलस्ट्रेटर सत्यजीत रे। ठीक है, कब दिया? 1992 में दिया। उसके बाद जो है बच्चे आपके MS सुब्बलक्ष्मी 1998 में। उसके बाद जो है आपके सितार वादक पंडित रविशंकर, बहुत इंपॉर्टेंट है इनका ईयर, 1999 में। ठीक है, उसके बाद जो है आपके नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी कि लता मंगेशकर 2001 में। उसके बाद है आपके हमारे सहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान 2001 में। उसके बाद 2009 में आपके पंडित भीमसेन जोशी, बहुत ही फेमस जो है आपके संगीतकार गायक। ठीक है, इंडियन प्लेबैक सिंगर, लिरिसिस्ट, म्यूजिशियन फ्रॉम असम, भूपेन हजारिका। वेरी गुड बच्चे, ये आपको याद रखने हैं, भूपेन हजारिका 2019 में। ठीक है, अभी रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा करंट अफेयर में जो है हमने बहुत जो है आपका जुबिन गर्ग है ना, नाम सुना आपने जुबिन गर्ग का, जिनका देहांत हुआ है सिंगापुर में जो है एक एक्सीडेंट के तहत उनका देहांत हुआ था। उसके बाद उनके फ्यूनरल पे, उनके जो अंतिम यात्रा थी उस पे इतने ज्यादा लोग जो है असम के जुटे हैं कि उन्होंने एक अलग रिकॉर्ड क्रिएट किया। ठीक है, तो वो लोकप्रियता थी उनकी। उसी तरीके से बच्चे असम से पहले मतलब जुबिन गर्ग से पहले वो आर्टिस्ट जिनको पूरे भारतवर्ष में, ठीक है, और असम के लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था, वो थे आपके भूपेन हजारिका। ठीक है, तो भूपेन हजारिका, अभी तो इनका देहांत हो गया है, 2019 में जो है इनको बच्चे आपका ये भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो असम के जो है 2 सिंगर याद रखिएगा, एक आपके भूपेन हजारिका है, 2019 में भारत रत्न मिला है। ठीक है, और एक जो है आपके अभी हाल ही में जिनका देहांत हुआ है, मिस्टर जुबिन गर्ग। ठीक है, उनका भी नाम याद रखना। ठीक है, तो ये जो है आपके क्या है, ये आर्टिस्ट है, क्या कहेंगे इनको, ये है कलाकार, जिनको कि आज तक के इतिहास में भारत सरकार ने सम्मानित किया है भारत रत्न पुरस्कार देकर के। ठीक है, कौन कौन से साल में हुआ है ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला बच्चे, बथुकम्मा फेस्टिवल मुख्य रूप से कौन से भारतीय राज्य में मनाया जाता है? बथुकम्मा को कहते हैं द फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, यह है आपका फूलों का त्योहार, यह आपका फूलों का त्योहार तेलंगाना में मनाया जाता है। इस बार तो बथुकम्मा में एक रिकॉर्ड बना है बच्चे। रिकॉर्ड क्या बना है? बथुकम्मा बेसिकली क्या होता है ना बच्चे, इसमें सिर्फ वुमेन्स जो है हिस्सा लेती है, सिर्फ महिलाएं हिस्सा लेती हैं। 2025 का जो बथुकम्मा मनाया गया ना, इस बार जो है सबसे ज्यादा महिलाओं ने एक तो यहाँ पे हिस्सा लिया। ठीक है, दूसरा जो बच्चे बथुकम्मा में जो स्टैचू बनाया जाता है फूलों से बनाया जाता है। ठीक है, जो बथुकम्मा मनाया जाता है ना वो फूलों से बनता है, तो उसकी जो हाइट थी इस बार
वो सबसे ऊंची थी, सबसे ऊंचा जो है इस बार बथुकम्मा मनाया गया। ठीक है, तो ये बच्चे आपको याद रखना है कि तेलंगाना में जो है आपका हैदराबाद में इस बार रिकॉर्ड बनाने के कारण बथुकम्मा जो फेस्टिवल है वो आपका चर्चाओं में है। ये करंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनका आज का जो सिग्निफिकेंस है वो बता रही हूँ रिलेट करके। ठीक है, कि इस साल 2025 में क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 2025 में बथुकम्मा में क्या बना है बच्चे, रिकॉर्ड बना है। ठीक है, अच्छा, तो तेलंगाना में और कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं, बथुकम्मा है, फ्लावर फेस्टिवल है। ठीक है, लार्ज स्केल में मनाया जाता है, खास करके हैदराबाद क्योंकि कैपिटल है इसीलिए वहां पे बहुत ज्यादा लोग आते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है आपका जो एग्जाम में पूछा जाता है बच्चे सम्मक्का सरलम्मा, ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। ये यात्रा है, ये ट्राइबल है, ट्राइबल यात्रा है, यात्रा यानी कि यात्रा है ना, वो है आपका सम्मक्का सरलम्मा। उसके अलावा जो है बच्चे आपके बोनालू है, उगादी है, ठीक है, आपका संक्रांति है, ये यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। और जो दो स्टेट है हमारे जहाँ पे तेलुगु भाषी लोग ज्यादा रहते हैं, एक आपका आंध्रा है, एक आपका तेलंगाना है ना, तेलुगु बोलने वाले लोग ज्यादा रहते हैं। तो तेलुगु कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो हैप्पी न्यू ईयर आता है, जिनका नया साल आता है, उसे कहते हैं उगादी। ठीक है, तो उगादी फेस्टिवल भी आपको याद रखना है, आंध्रा और तेलंगाना दोनों ही जगह। ठीक है, क्योंकि बच्चे भाषा ही एक है ना, तो कल्चरल जो है सिमिलरिटीज आपको देखने को मिलती हैं दोनों स्टेट में। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है, तेलंगाना में फेस्टिवल आपके सेलिब्रेट किए जाते हैं। अच्छा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हॉर्नबिल फेस्टिवल प्रतिवर्ष दिसंबर के महीने में होता है। देखिए कितना ज्यादा, अभी हमने पहले वाले सेशन में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ा था। हॉर्नबिल फेस्टिवल बच्चे कहाँ पे, यह आपका कोहिमा। ठीक है, कौन से महीने में ये मनाया जाता है, आपका दिसंबर के महीने। अच्छा, झावेरी बहनें नारायण, सुवर्णा, रंजना, दर्शना, 4 बहनें हैं ये। ठीक है, और चारों के चारों एक ही नृत्य से रिलेटेड है। ठीक है, कौन सी नृत्य से इनका संबंध है, ये सारी की सारी जो है आपके मणिपुरी डांसर्स है। ठीक है, क्या है ये सारी की सारी मणिपुरी डांसर्स है। देखना यहाँ पे तो झावेरी बहनें आया है ना, कभी कभी जैसे नारायणा झावेरी, सुवर्णा झावेरी, रंजना झावेरी, दर्शना झावेरी, सेपरेट करके भी नाम आपको दे सकता है। ठीक है, तो झावेरी बहनें जो है आपकी, ये चारों की चारों बहनें एक डांस से रिलेटेड है, वो है आपका मणिपुरी। ठीक है, मणिपुरी की अगर हम बात करें तो ये तो झावेरी बहनें तो है ही आपकी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा जो है आपके गुरु विपिन सिंह है, इनका भी एग्जाम में नाम आ चुका है। ठीक है, चारू माथुर है, गम्बनी देवी है, नैना, देवयानी, चलिया, ये सारे के सारे जो है इसके आंसर है। खास करके जो है आपको एक तो गम्बनी देवी का नाम याद रखना है, गुरु विपिन सिंह का नाम याद रखना है। ठीक है, ये जो है बच्चे आपके बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं। ठीक है, और आर्टिस्ट जो है खास करके क्लासिकल डांसर्स की हम अगर बात करें ना, तो आर्टिस्ट का सिर्फ इतना ही सिग्निफिकेंस नहीं है कि वो इस डांस में बहुत फेमस है। ठीक है, ये वो लोग हैं जिन्होंने इन नृत्यों को जो है आपका, एक तो क्लासिकल हम देखते हैं बच्चे कि हमारे देश में बहुत सारे जो है आपके टाइप के डांसेस हैं, है ना, लेकिन फिर भी जो है कुछ ही डांसेस को जो है हमने क्लासिकल का दर्जा दिया हुआ है। ठीक है, उसके पीछे कुछ रीजन है, तो उसके पीछे रीजन है ये लोग। ठीक है, जिन्होंने कि पहले तो इस डांस फॉर्म को सीखा, अपनाया और उसके बाद में प्रमोट करने का काम किया। ठीक है, पूरी की पूरी जिंदगी लगा दी बस एक डांस फॉर्म के पीछे। ठीक है, तो ये जो है वो लोग हैं, इनका नाम याद रखना, गुरु विपिन सिंह है, गम्बनी देवी है, आपकी चारों बहनें हैं झावेरी बहनें। ठीक है, अगला है बच्चे, निम्नलिखित में से किसने अर्थशास्त्र लिखा है। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चे, लेकिन इनका नाम जो है ना ये अलग अलग आ सकता है ना, विष्णुगुप्त भी कहते हैं, कौटिल्य भी कहते हैं, चाणक्य भी कहते हैं, एक ही नाम है, एक ही इंसान है, नाम अलग अलग है। अगला बच्चे, अंकिता रैना कौन से खेल से संबंधित हो। अंकिता रैना को याद रखना, रिसेंटली इन्होंने कोई टूर्नामेंट जीता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, अभी रिसेंटली इन्होंने कोई टूर्नामेंट जीता बच्चे। ठीक है, टेनिस की खिलाड़ी है ये, और पहले भी आ चुके हैं, अभी आ भी सकती हैं दोबारा से। ठीक है, तो अभी इन्होंने किसी और देश के खिलाड़ी के साथ में जो आपका होता है ना मिक्स डबल्स, ठीक है, उसमें जो है इन्होंने कोई टूर्नामेंट जीता है, तो इनको थोड़ा सा याद रखना। अंकिता रैना नाम है इनका और भारत के टेनिस खिलाड़ी हैं। अच्छा, निम्नलिखित में से किसे 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ है और भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाले ये तीसरे भारतीय शास्त्रीय संगीतकार बन गए हैं। किसकी बात हो रही है बच्चे, 2001 में इनमें से किसे भारत रत्न मिला है। 2001 में, 2001 में इनमें से किसे भारत रत्न का सम्मान दिया गया है। ठीक है, भारत रत्न का सम्मान दिया गया है, और ये जो है भारत रत्न का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाले तीसरे भारतीय शास्त्रीय संगीतकार हैं। तो ये 2001 में किसे मिला है, ये मिला है आपका उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। अगला बच्चे, प्रदर्शन कला में उनके योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है, भारत रत्न है। दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण, फिर आता है आपका पद्म भूषण, फिर आता है आपका पद्मश्री, है ना। तो चारों के चारों जो है आपके क्या है, सिविलियन अवार्ड है, नागरिक सम्मान है। ठीक है, अच्छा, क्या पूछा है कि किसे दिया है, उदय शंकर है, प्रभात गांगुली है, शांति बर्धन है, या फिर आपके देवेंद्र शंकर है। इनमें से बच्चे आपके हैं
पंडित उदय शंकर है। ठीक है, उदय शंकर बहुत ही फेमस जो है आपके कोरियोग्राफर थे। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि आज आज जो हम इंडियन डांस जिसे हम कह रहे हैं ना, ठीक है, आज के डेट में जो आपका भारतीय नृत्य है ना, उसको एक तरीके से चेंज करने का जो श्रेय जाता है वो उदय शंकर को जाता है। ठीक है, बॉलीवुड में बचे आपका क्योंकि डांसेस को जो हम पूरी दुनिया में अपने डांसेस को ले जा पाए वो बॉलीवुड हमारी फिल्मों के जरिए गया है ज्यादातर, है ना। तो फिल्मों में जो है आपका हमारा जो क्लासिकल डांस है, जो वेस्टर्न डांस है, दोनों को जो है आपका दोनों का फ्यूजन जो है इस्तेमाल करके उन्होंने एक नया डांस फॉर्म क्रिएट किया। ठीक है, तो बहुत ही फेमस जो है आपके कलाकार कोरियोग्राफर रहे उदय शंकर। ठीक है, और इनको जो है आपका पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध मृदंगम वादक थे जिन्होंने 1970 से 1975 तक वेस्लियन विश्वविद्यालय में आर्टिस्ट इन रेजिडेंस इन म्यूजिक के रूप में काम किया और फिर 1988 से 2000 तक दक्षिण भारतीय ड्रमिंग सिखाई? तो कौन से आर्टिस्ट है बच्चे? मृदंगम वादक। मृदंग जो है ढोल का ही एक प्रकार है। ठीक है, और ये है आपके रामनाथ वी राघवन। ठीक है, रामनाथ वी राघवन नाम है इनका। अधिकतर जो है एग्जाम में वी राघवन आपको मिलता है, वी राघवन। ठीक है, याद रखना इनका जो है आपको क्या याद रखना है ये। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट मृदंगम। अगला है बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा यूपी का राज्य पक्षी है? तो यूपी का राज्य पक्षी है आपका ये देखिए आप, ये रहा आपका क्रेन बच्चे। ठीक है, सारस यानी कि क्रेन। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? इंडिया के नोबेल लॉरिएट्स। ठीक है, इंडिया के नोबेल लॉरिएट्स बहुत ज्यादा नहीं है, ये लिस्ट जो है आपकी बहुत लिमिटेड है, बहुत कम है ना। बहुत कम ऐसे लोग हैं भारत से जिनको कि नोबेल प्राइज दिया गया है, तो वो लिस्ट बच्चे हमेशा याद रखना। इस तरीके का प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो इसको करने के लिए तो आपका ऑप्शन तो चेंज कर देगा अगले क्वेश्चन में। अगर अभी आता भी है ये, तो ये ऑप्शन चेंज करके आपको पूछ लेगा, है ना। तो कैसे करेंगे? पूरी की पूरी लिस्ट हमेशा याद रखनी कि कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको नोबेल प्राइज दिया गया है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर है, अमर्त्य सेन है, वेंकटरमण रामकृष्णन है, मिस्टर मनोज दास को नहीं मिला है ना। अब बच्चे इनकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नोबेल लॉरिएट्स ही हैं। सबसे पहला जो पुरस्कार जीता था भारतीय ने नोबेल जीता था 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर, लिटरेचर यानी कि साहित्य के क्षेत्र में। फिर आते हैं आपके मिस्टर सीवी रमन फिजिक्स में 1930। फिर आते हैं आपके हरगोविंद खुराना 1968 मेडिसिन चिकित्सा। 1979 मदर टेरेसा यानी कि पीस। ठीक है, 1983 एस चंद्रशेखर फिजिक्स। 1998 अमर्त्य सेन इकोनॉमिक्स। 2009 वेंकटरमण रामकृष्णन केमिस्ट्री। 2014 कैलाश सत्यार्थी पीस प्राइज। ठीक है, और अभी रिसेंटली जो है आपके क्या है नाम है उनका 2019 में मिस्टर अभिजीत। ठीक है, अभिजीत बनर्जी है ना, ये भी है आपके इकोनॉमिक्स। तो ये जो है आपके वो इंडियन पर्सनालिटीज हैं जिनको कभी ना कभी नोबेल प्राइज दिया गया है। अच्छा, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में सबसे कम साक्षरता दर है? देखिए बच्चे, अब ये क्वेश्चन जो है आपके 2011 वाले, अभी तक आई होप पूरा का पूरा जो डेटा है वो आपको याद हो जाना चाहिए। 2011 का याद कर लीजिए। ठीक है, 27 से पहले पहले एग्जाम निकालना है क्योंकि 27 में फिर नई सेंसस हो जाएगी, फिर उसके आंकड़े याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो वाले आंकड़े ना याद करने पड़े, ये वाले अच्छे से कर लेना और कोई ना कोई 2027 से पहले एग्जाम क्लियर कर लेना। ठीक है, तो ये बच्चे आपके सबसे कम साक्षरता वाला दर जो है, सबसे कम साक्षरता दर वाला जो राज्य है वो है अपना बिहार। ठीक है, बिहार है ना, सबसे ज्यादा जो है आपका केरला है। दोनों को कंपेयर अगर आप करेंगे तो बिहार में जो है आपका 61% है और केरला में 93 पॉइंट समथिंग है, लेकिन मोटा मोटा जो है आपका 94% है। ठीक है, तो केरला है, फिर आपका लक्षद्वीप आता है दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आपका मिजोरम आता है। तो ये जो है आपके हाईली एजुकेटेड कह सकते हैं, ये इंडियन स्टेट है, इंडियन यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, तो उसमें आपका केरला बच्चे पहले पे है, बिहार जो है आपका लास्ट में है। अच्छा, 2011 की जनगणना में पुरुष और महिला साक्षरता दर क्रमशः कितने % दर्ज की गई थी? पुरुषों की साक्षरता दर और महिलाओं की साक्षरता दर। तो पुरुष ज्यादा पढ़े लिखे हैं, पहले तो ये याद रखना है, उनका हमेशा ज्यादा होगा बच्चे। ठीक है, मेल जो है हमारे देश में जो पुरुष हैं, लड़के हैं, वो ज्यादा एजुकेटेड हैं। ऑप्शन भी देखिए उसी अकॉर्डिंग दिया हुआ है। 79 ज्यादा बड़ा है, 80 ज्यादा बड़ा है, 82 बड़ा है ना। तो ये जो है पहले तो आपको ये डेटा याद रखना है कि पुरुष जो है ज्यादा पढ़े लिखे हैं, साक्षरता दर इनमें ज्यादा है। कितनी है? तो 100 में से 82। ठीक है, 100 में से 82 लड़के जो है पढ़े लिखे हैं और 100 में से 65 ही लड़कियां हैं जो कि पढ़ी लिखी हैं। ठीक है, तो 2011 का जो सेंसस है उन्होंने हमें बताया कि 82% ये जो है आपका मेल का लिटरेसी रेट है और 65% ये आपका फीमेल का लिटरेसी रेट है।
ठीक है, तो भारत में बच्चे आपको दोनों याद रखना है। और अभी 2011 का जो आंकड़ा है वो इतनी बार, इतनी जगह, इतनी तरीके से पूछा जा चुका है ना बच्चे कि वो पॉइंट के बाद भी नंबर चेंज करके आपको दे सकता है। ठीक है, तो एग्जैक्ट जो आंकड़ा है एग्जैक्ट वही 82.14 और 65.46, ठीक है, महिलाओं की और पुरुषों की। जीका वायरस पहली बार 1947 में खोजा गया था और इसका नाम युगांडा में जीका के नाम पे रखा गया। तो व्हाट इज जीका? जीका है क्या? जीका के नाम पे रखा गया था। ठीक है, तो जीका वहां पे रेगिस्तान का नाम है, जीका वहां की नदी का नाम है, या फिर किसी माउंटेन का नाम है, या फिर वहां के जंगलों का नाम जीका है। ठीक है, तो जीका जो है बच्चे आपकी एक जगह है युगांडा में, और ये कैसी जगह है? यहाँ पे आपको मिलेंगे फॉरेस्ट। ठीक है, ये है आपका जंगल। ठीक है, बाकी बच्चे अगर जीका का बात करें तो जीका जो है आपका कैन कॉजेज बर्थ डिफेक्ट। ठीक है, जीका डिजीज जिसे होता है खास करके जो है आपका ये जो नवजात बच्चे होते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल नए जन्म लेने वाले जो बच्चे हैं उनको इफेक्ट कर देता है। और उसमें क्या है कि जो बच्चा है वो मतलब माँ की गोद से ही किसी न किसी डिफेक्ट के साथ में होता है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे आपका ये क्या करता है, कह सकते हैं किस तरीके से इफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये बच्चे आपको याद रखना है। इसे जो है हम जीका वायरस कहते हैं। पहली बार 1947 में जो है आपका ये ढूंढा गया था, और जीका जो है युगांडा के जंगलों का नाम है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जल संसाधनों के प्रदूषण का कारण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जल संसाधनों के प्रदूषण का कारण नहीं है? देखिए बच्चे, डेड एक्वेटिक प्लांट, ठीक है, इससे वाटर पॉल्यूशन होता है। डिफोरेस्टेशन, इससे वाटर पॉल्यूशन होता है। डेड एक्वेटिक एनिमल्स, इससे वाटर पॉल्यूशन होता है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, इससे जो है आपका प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, तो दो चीजें हैं जिसमें आप लोग कंफ्यूज होंगे कि जो बच्चे जानवर हैं जो पानी में ही मर गए, ये पे जो पेड़ पौधे हैं जो पानी में ही मर गए, है ना, तो ऐसे तो इंसान भी है जो कि धरती पे खत्म हो गया, है ना, तो हमारा ये जो है आपका, चाहे वो पौधे हैं, चाहे वो आपका जलीय जानवर है, चाहे वो इंसान की बॉडी है, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक मटेरियल हैं, है ना, ये कुछ समय तक जो है आपका धरती पे रहेंगे, पानी में रहेंगे, धीरे 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 जो है आपके डिकम्पोज हो जाते हैं, है ना। डिकम्पोज होने के बाद में जो है आपका इतना ज्यादा पॉल्यूशन नहीं फैलाता है। ऐसा नहीं है कि कंटामिनेशन नहीं होता, प्रदूषण तो होता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता है कि खतरनाक हो जाए। ठीक है, तो जो आपके जल संसाधनों के प्रदूषण का ज्यादा कारण है ना बच्चे, वो है आपके रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। ठीक है, अब ये जो रेडियो धर्मी पदार्थ है ये आपके दोनों ही तरीके से होते हैं बच्चे। दोनों तरीके का मतलब क्या है कि ये मैन मेड भी है और ये नेचुरल भी है। प्राकृतिक रूप से भी जो है आपका ये पृथ्वी पे मौजूद है, तो कभी अगर पानी के संपर्क में आ जाए और वो पानी हमने अगर पी लिया तो हमारे लिए हार्मफुल है। ठीक है, कुछ क्या होता है कि हम जो है फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में या फिर पावर जनरेशन में इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और वहां से जब वेस्ट भेजा जाता है, वेस्ट जो है नदियों में छोड़ा जाता है, तो उस वेस्ट में जो है आपका रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स है उनकी मात्रा होती है, वो जो है इंसान के शरीर में चला जाता है। ठीक है, तो दोनों तरीके से जो है बच्चे आपका हमारे जो वाटर सोर्सेस है वहां पे आ सकता है। ठीक है, और कौन कौन से ये, अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो ये बच्चे आपका जैसे रेडियम है, आपका यूरेनियम है, आपका थोरियम है। ठीक है, ये आपके क्या है, नेचुरली है, मतलब नेचुरल फॉर्म में जो है आपको पृथ्वी में मिलेंगे और ये पानी को पॉल्यूट करते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपके ह्यूमन मेन मेड सोर्सेस है, जैसे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट। कहाँ से आएंगे ये सारे के सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट? न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया आपका, न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग हो गया आपका, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, जिनमें की इनकी मात्रा होती है। इसीलिए तो इंडस्ट्रीज के जो आपके वेस्ट है उनको बिना उपचार किए बिना, है ना, नदियों में छोड़ना मना है, क्योंकि वो वाटर रिसोर्सेस हैं, उसमें जो है आपके करोड़ों लोगों की जिंदगी जो है आपका वो डिपेंड है। ठीक है, तो वाटर रिसोर्सेस को गंदा करने के लिए जो सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल है वो है आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। अच्छा, जो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ना बच्चे इन्वायरमेंट के, वो जो है आपके कॉमन सेंस पे होते हैं, आराम से आपको ऑप्शन पढ़ना है। अधिकतर चीजें वही हैं जो हम अपने आसपास के दुनिया में देख रहे हैं, अपने आसपास की जो जगह है वहां पे देख रहे हैं। ठीक है, उन्हें पढ़िएगा, ऑप्शन पढ़ने हैं, समझना है, ठीक है, अंडरस्टूड करना है और उसके बाद में आंसर कर देना है। ठीक है, अच्छा, प्राकृतिक चयन के द्वारा प्रजातियों की उत्पत्ति किसके द्वारा लिखी गई है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय द नेचुरल सिलेक्शन किसके द्वारा लिखी गई है? ये है आपके चार्ल्स डार्विन की। ठीक है, किताब का नाम है ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। अच्छा, एम.के. गांधी के साथ किस भारतीय व्यक्तित्व का जन्मदिन 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है? तो 2 अक्टूबर को बच्चे एक तो हम मनाते गांधी जयंती और दूसरी मनाते हम शास्त्री जयंती, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री का जन्म आता है। भारत की स्कूल कैपिटल किसे कहते हैं बच्चे? स्कूल राजधानी। स्कूल कैपिटल इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे
हमारे देश के सबसे फेमस स्कूल्स हैं, ठीक है, सबसे फेमस स्कूल्स हैं, और बहुत बड़े बड़े जो नामी गिरामी लोग हैं उनके बच्चे या फिर वो खुद जो है यहाँ से उन्होंने अपना एजुकेशन लिया ही लिया है, ठीक है। और वो है बच्चे आपका देहरादून, है ना, उत्तराखंड की कैपिटल बच्चे देहरादून। बहुत सारी जो है आपके यहाँ पे बोर्डिंग स्कूल्स हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, ठीक है, दून स्कूल, वेलम्स हो गया आपका, है ना, तो बहुत सारी जो है आपके यहाँ पे स्कूल है, खास करके देहरादून और मसूरी जो है आपका, है ना, तो इंटरनेशनल लेवल के स्कूल हैं और इसीलिए से स्कूल की राजधानी भी कहा जाता है, ठीक है। अगला बच्चे, संबलपुर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? संबलपुर है कहाँ पे? यह है आपका उड़ीसा में। संबलपुर जो है बच्चे आपका उड़ीसा में है, और यहीं पे जो है इस पे बना हुआ है हमारे देश का सबसे लंबा रिवर डैम, यानी कि कौन सा? हीराकुंड, ठीक है। तो हीराकुंड आपका महानदी के बना हुआ है बच्चे, ठीक है, उसी के किनारे जो है आपका क्या है? संबलपुर है। अब मैं आपको कुछ एक लिस्ट बता रही हूँ, कुछ बहुत ही बेसिक से शहर है, ये किस किन 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 नदियों के किनारे हैं वो आपको हमेशा याद रखना है बच्चे। अयोध्या को देखेंगे सरयू के किनारे, बद्रीनाथ अलकनंदा, ठीक है, उत्तराखंड, बरेली रामगंगा के किनारे, कुमूल आपका तुंगभद्रा के किनारे है, ठीक है, आपका सॉरी कुरनूल तुंगभद्रा के किनारे है, कटक उड़ीसा महानदी, ठीक है, दिल्ली यमुना, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र, फिरोजपुर सतलज, आपका गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र, हरिद्वार गंगा, ठीक है, हैदराबाद मूसी रिवर, जबलपुर नर्मदा हो गया, जमशेदपुर आपका स्वर्ण रेखा हो गया, जौनपुर आपका गोमती हो गया, कानपुर आपका गंगा हो गया, ठीक है, कोलकाता हुगली नदी, कोटा चंबल नदी, लखनऊ गोमती, लुधियाना सतलज, मथुरा यमुना, नासिक गोदावरी, पणजी मांडवी, पटना गंगा, संबलपुर महानदी, ठीक है, श्रीनगर झेलम, सूरत ताप्ती, आपका तिरुचिरापल्ली ये आपके कावेरी रिवर के किनारे है, ठीक है, उज्जैन जो है आपका शिप्रा नदी, आपका वाराणसी गंगा नदी, आपका विजयवाड़ा कृष्णा नदी, ठीक है। तो ये जो है आपकी क्या है, अब यहाँ पे आप कहेंगे नदी तो बहुत सारी शहरों के किनारे से होकर के जाती है, कितने शहर याद रखेंगे, ठीक है। तो बच्चे सिग्निफिकेंस होता है, कोई एक शहर है जो कि किसी एक रीजन की वजह से, है ना, खास करके जो रिलीजियन पर्पस होते हैं, खास करके हमारे जो शहरों के किनारे बसे हुए शहर है ना, वो जो है आपके रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखिए बच्चे, उज्जैन है, शिप्रा नदी है ना, बहुत पूजा जाता है यहाँ पे, आपके शिव जी के जो है आपके जो 12 ज्योतिर्लिंग उनमें से एक आपको उज्जैन में है ना, तो ये रिलीजियस एक तरीके से कह सकते हैं उसकी विशेषता है, सिग्निफिकेंस है, ठीक है, उसके कारण वो जगह आपकी फेमस है। आप देख रहे हैं कि संबलपुर क्यों? क्योंकि संबलपुर में जो है आपका हीराकुंड डैम है, ठीक है, वो कौन सी नदी पे है? आपका महानदी डैम, महानदी पे है। अभी खास करके आपको याद रखना है, जैसे हिमाचल प्रदेश है ना, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब में हमने देखा कि इस बार कितनी ज्यादा जो है आपका नदियों ने कितना ज्यादा नुकसान किया। आप देख रहे हैं लुधियाना जो है आपका सतलज के किनारे है, और पंजाब में हर दूसरा कस्बा, हर दूसरा गांव जो है किसी ना किसी नदी के किनारे है, क्योंकि वो पंजाब है, वहां पे जो है आपका 5 नदियों को दो आता है ना, वहां पे जो है आपकी आपको सतलज मिलेगी, आपको रावी मिलेगी, आपकी ब्यास मिलेगी ना, सारी की सारी रिवर्स आपको वहां पे मिल जाएंगी। तो वो जो है बच्चे आपका इंपॉर्टेंट है। और इसी तरीके से पंजाब में और खास करके हिमाचल में, है ना, हिमाचल में आपके 2 शहरों का नाम याद रखना है, एक तो बच्चे आपका है मनाली, मनाली के बाद आता है आपका कुल्लू, है ना, जो कुल्लू मनाली है, दोनों को जो है बहुत डिस्ट्रक्शन इस बार देखा है दोनों शहरों ने, ठीक है। तो वो दोनों जो आपके सिटीज हैं वो आपके व्यास नदी के किनारे हैं, ठीक है। तो वो जो रीजन है, जिस जो नदियां इस बार जो है आपकी चर्चाओं में रही। दूसरी आपकी रावी है, रावी में अगर आप वैसे देखते हैं सर्दियों सॉरी अगर हम बरसात के सीजन को हटाते तो वैसे कम पानी था, है ना, ज्यादा पानी नहीं रहता है, लेकिन इस बार जो आपकी बाढ़ आई रावी में उसने बहुत जो है आपका डिस्ट्रक्शन किया, ठीक है। तो ये जो है बच्चे आपकी रिवर्स है, ब्यास को याद रखना, ठीक है, कुल्लू मनाली है उसके किनारे पे है। बाकी जो है आपका पंजाब है ना, पंजाब जो है आपका पूरी तरीके से सतलज हो गया, ठीक है, आपका जो है रावी हो गया, रावी के किनारे है, ठीक है। तो ये जो है बच्चे आपको नदियां हैं जो किसी न किसी वजह से शहर हैं, जैसे कि आपका हैदराबाद है, हैदराबाद जो है आपका क्या है? कैपिटल है, ठीक है, किसकी कैपिटल है? तेलंगाना की कैपिटल है, ठीक है। तो उसका एक सिग्निफिकेंस होता है, इसीलिए वो शहर जो है आपका, मतलब वो शहर खुद में फेमस होता है ना किसी न किसी कारण की वजह से, ठीक है। तो जो फेमस सिटीज है और कौन से रिवर के किनारे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली जो है आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चे। कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण निम्नलिखित में से किस सामग्री से किया है? तो विक्टोरिया मेमोरियल देखेंगे तो देखने में लगेगा सफेद, एकदम व्हाइट है, जैसे आपका ये है बच्चे, कौन सा? ताजमहल है ना, तो सफेद मगराना संगमरमर से बना है बच्चे ये, ठीक है। अच्छा,
उसके अलावा ये कब बनाया जाना स्टार्ट हुआ, तो 1906 में प्रिंस ऑफ वेल्स जब भारत आए थे उस समय जो है बच्चे इन्होंने पहला पत्थर रखा था, इसका निर्माण कार्य स्टार्ट हुआ था। स्मारक को ब्रिटिश वास्तुकार विलियम सैमसन के द्वारा डिजाइन किया गया था और है कहाँ पे आपका, कोलकाता में है, ठीक है, विक्टोरिया मेमोरियल। अगला बच्चे निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय भारतीय वायलिन वादक है, वायलिन, वायलिन, ठीक है, वायलिन, बिस्मिल्लाह खां, विजिगोजा, शफात अहमद खान, असद अली खान। तो इसमें से बच्चे जो बिस्मिल्लाह खां है इनका तो आपको हमेशा ही याद रखना है, इनका है शहनाई, ठीक है। अब वायलिन वादक में जो है आपके वीजी जोग का नाम आता है, वीजी जोग का नाम आता है। और कौन से हमारे देश में वायलिन जो इंस्ट्रूमेंट है उसको बजाने के लिए फेमस है, तो एक तो बच्चे आपके वीजी जोग हैं, आप देख रहे हैं एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। उसके अलावा बच्चे आपके एक और नाम याद रखना है इसमें, इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन क्लासिकल वायलिन, ठीक है। इनका नाम है बालूस्वामी दीक्षितर, ठीक है, नाम याद रखेंगे, बालूस्वामी दीक्षितर नाम है इनका। इनको फादर ऑफ इंडियन क्लासिकल वायलिन भी कहा जाता है। एक और है आपके वायलिन चक्रवर्ती, ठीक है, ये भी एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं, इनका नाम है आपका एल सुब्रमण्यम, ठीक है, एल सुब्रमण्यम, कर्नाटक म्यूजिक के जो है आपके बहुत फेमस जो है आपके म्यूजिशियन, और इनको वायलिन चक्रवर्ती भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से वीजी जोग का नाम याद रखेंगे, एल सुब्रमण्यम का नाम याद रखेंगे, बालूस्वामी दीक्षितर का नाम याद रखेंगे, ये सारे के सारे आर्टिस्ट जो है आपके ये वायलिन से रिलेटेड है। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मूल के व्यक्ति थे और भौतिकी के लिए नोबेल प्राइज इनको मिला था, जगदीश चंद्र बोस है, श्रीनिवास रामानुजन है, सत्येंद्र नाथ बोस है और एस चंद्रशेखर है। तो अभी हमने लिस्ट पढ़ी थी, कौन है बच्चे, एस चंद्रशेखर है, ठीक है। इनमें से कौन से भारतीय मूल के व्यक्ति जिनको की भौतिकी के लिए नोबेल प्राइज मिला था, तो ये है आपके एस चंद्रशेखर। अच्छा, इनको दिया क्यों गया था, तो 1983 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था फिजिक्स के लिए, ठीक है। उनके साथ में जो दूसरे जो इनके विनर थे, साथी थे, उनका नाम है विलियम ए फ्लावर, ठीक है। इनके साथ में जो है इनको ये पुरस्कार दिया गया था, और क्यों दिया गया था, थ्योरेटिकल स्टडीज ऑफ द फिजिक्स प्रोसेस ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ द स्ट्रक्चर एंड एवोल्यूशन ऑफ द स्टार्स, ठीक है। इनको दिया गया था आपका तारों की संरचना और विकास के लिए महत्वपूर्ण भौतिक प्रक्रियाओं के सैद्धांतिक अध्ययन के लिए, ठीक है। विलियम ए फाउलर के साथ में इन्होंने जीता था और 1983 में इन्होंने जीता था। अगला बच्चे, फाल्गुन मास की पूर्णिमा को कौन सा त्योहार मनाया जाता है, फाल्गुन मास की पूर्णिमा, होली, ठीक है, होली मनाई जाती है बच्चे, फाल्गुन मास की पूर्णिमा। निम्नलिखित में से कौन स्नैपडील के संस्थापक या संस्थापक है, स्नैपडील, 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 स्नैपडील में दो फाउंडर का नाम आता है, ठीक है। एक तो काफी फेमस है, आप लोगों ने नाम सुना होगा इनका, ये है आपके रोहित बंसल, ठीक है, और दूसरे हैं आपके कुणाल बहल। तो ऑप्शन में आपका किसका नाम दिया हुआ है, कुणाल बहल का दिया हुआ है, तो कुणाल बहल, ठीक है, कुणाल बहल और रोहित बंसल दोनों ने एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाया था, है ना, 2010 में बच्चे इसे आपका बनाया गया था। और अगर आप देखेंगे आज तो खैर स्नैपडील का इतना ज्यादा वो नहीं होता है ना, कंज्यूमर बेस है नहीं इसका, लेकिन अभी जो मार्केट आप ई कॉमर्स का देख रहे हैं भारत में, उसकी शुरुआत बच्चे यहीं से हुई है। तो स्नैपडील सबसे पुराना है ना, तो स्नैपडील जो आपका 2010 में बनाया था कुणाल बहल और रोहित बंसल ने, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है, भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी, लिएंडर पेस, पीवी सिंधु, प्रकाश पादुकोण, साइना नेहवाल। तो इनमें से आपके लिएंडर पेस, बाकी सारे के सारे बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, है ना, बाकी सारे के सारे बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। और लिएंडर पेस की अगर हम बात करें तो लिएंडर पेस बच्चे, इनको हम कह सकते हैं कि भारत में टेनिस के सचिन तेंदुलकर, ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि गॉड ऑफ क्रिकेट इन इंडिया सचिन तेंदुलकर, उसी तरीके से टेनिस के लिए जो है आपकी ये है लिएंडर पेस। 2001 में लिएंडर पेस को, और इनके साथ ही एक और हैं आपके महेश भूपति, ठीक है, महेश भूपति को 2014 में इनको भारत सरकार ने जो है आपका पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया है, ठीक है, याद रखना बच्चे इन्हें। अगला है द सर्पेंट एंड द रोप, द सर्पेंट एंड द रोप, ये उपन्यास नोबेल किसके द्वारा लिखा गया है, राजा राव के द्वारा, राजा राव के द्वारा। अच्छा, प्रसिद्ध शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है आपका साइंस में, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में दिया जाता है। 2025 में अभी तक तो नहीं मिला है। 2024 की अगर हम बात करें तो ये जो है आपका एक और चीज याद रखना है इसमें बच्चे, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार ये 2025 में नहीं दिया जाएगा और अलग से नाम से तो नहीं दिया जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि 2024 में एक और कैटेगरी अवार्ड की स्टार्ट हुई है, 2024 में एक और कैटेगरी स्टार्ट हुई है अवार्ड की, वो है आपके राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, ठीक है। तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार में जो आपके विज्ञान युवा
ठीक है, विज्ञान युवा जो पुरस्कार दिया जाएगा ना, वही आपका शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है। समझ गए? पहले जो शांति स्वरूप भटनागर था उसे इंटीग्रेट कर दिया गया है किसके साथ? राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के साथ में। और राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार बच्चे वैसे ही है जैसे हमारे नेशनल सिविलियन अवार्ड है ना, या फिर जैसे हमारे और क्या दिया जाता है, सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाते हैं, है ना। तो उस तरीके से जो है आपके राष्ट्रीय पुरस्कार हर फील्ड में होते हैं। आप देखेंगे स्पोर्ट्स में आपका अर्जुन होता है, आपके ध्यानचंद पुरस्कार होता है, उसी तरीके से जो है आपका अब साइंस के फील्ड में भी राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दिए जाएंगे। और इसमें एक कैटेगरी है जिस कैटेगरी का नाम है विज्ञान युवा पुरस्कार। तो जो विज्ञान युवा पुरस्कार है वो वही है जो कि आपका शांति स्वरूप भटनागर है। ठीक है, तो 2024 में जो ये आपका विज्ञान युवा या फिर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया, वो आपका दिया गया एक तो आपके डॉक्टर पूर्वी सियाकिया है, और दूसरा जो है बच्चे आपके महेश काकड़े हैं। ये दो हैं बच्चे, इन दो को जो है आपको 2024 में दिया गया है। ठीक है, तो इतना याद रखना कि 2024 से शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार को इंटीग्रेट कर दिया गया है ना। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? जोड़ दिया गया है। किसके साथ में? राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के साथ में। अगला बच्चे ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा किससे संबंधित है? ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा ये संबंध है एक टेस्ट से। ठीक है, भारत ने पहला एटॉमिक टेस्ट किया था, पहला परमाणु परीक्षण किया था, और कहाँ पे किया था बच्चे? राजस्थान में पोखरण 1 नाम की जगह है, वहां पे जो है आपका ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा कंडक्ट करवाया गया था 1974 में। ठीक है, और ये जो है आपका क्या है? ये टेस्ट है बच्चे। ठीक है, तो स्माइलिंग बुद्धा माने कि हमने एटम बॉम्ब का टेस्ट किया था 1974। इंदिरा गांधी उस समय जो है देश के प्रधानमंत्री थी। ठीक है, अगला है विश्व जूनोस दिवस हर साल डैश डैश को मनाया जाता है ताकि जूनोटिक बीमारियों के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके, उन्हें कैसा रोका जाए और उजागर होने पर क्या कार्रवाई किया जाए, इसके बारे में जानकारी फैलाई जाती है। तो जूनोस दिवस, ये है बच्चे आपका जूनोस दिवस। आता कहाँ पे आपका? ये आता है 6 जुलाई को। अब इस शब्द को मैं आपको बताती हूँ। कोविड-19 का प्रकोप तो सभी ने झेला होगा, है ना। तो कोविड-19 में एक जूनोटिक डिजीज है बच्चे। ठीक है, कोविड-19 और कौन सी डिजीज है? तो बेसिकली जूनोटिक डिजीज वो डिजीजेस है जो कि आती है इन्फेक्शन से। कहाँ से? जानवरों से। ठीक है, तो ऐसा इन्फेक्शन जो कि जानवरों से इंसान के शरीर में आया है, या फिर ऐसी बीमारी जो कि जानवरों से इंसान के शरीर में आई है, उसे कहा जाएगा जूनोटिक डिजीज। ठीक है, तो वो उसमें आपके कौन कौन से हैं? जैसे बच्चे आपका रेबीज है ना, जैसे आपका एंथ्रेक्स है, आपका लाइम डिजीज है, आपका साल्मोनेला है, आपका कोविड-19 इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो जूनोटिक डिजीज के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए वर्ल्ड जूनोस डे आता है, ये आता है आपका 6 जुलाई को। ठीक है, अब देखो ना बच्चे, कोविड के कारण जो है आपका एक क्वेश्चन आपका बना है, भारत किस दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाता है? तो भारत मनाता है आपका 24 दिसंबर। ठीक है, लेकिन दुनिया अलग मनाती है बच्चे। ठीक है, जो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे आता है वो 15 मार्च को आता है। ठीक है, दुनिया मनाती है 15 मार्च को, हम मनाते हैं 24 दिसंबर को। ठीक है, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस ये आता है आपका 24 दिसंबर को। अच्छा, साय हमदान मस्जिद है, ये कौन सी नदी के किनारे है? दोनों प्रश्न आ सकते हैं। साय हमदान मस्जिद जो है कहाँ पे है? सबसे पुरानी सबसे बड़ी मस्जिद कहा जाता है इसे। ठीक है, और ये कहाँ पर है और कौन सी नदी के किनारे है? तो ये आपको मिलेगी बच्चे जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और ये है आपके झेलम। तो झेलम जो है आपका जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शहर है, वो है आपका श्रीनगर। श्रीनगर जो शहर है ना, इसी नदी के किनारे है सारे का सारा। ठीक है, तो शाह या हमदान श्रीनगर में स्थित है और झेलम के तट पर स्थित है। ठीक है, अगले बच्चे, दक्षिणी गोलार्ध में पहली बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कौन से साल में आयोजित किए गए थे? ये है आपके समर ओलंपिक्स, पहली बार सदर्न हेमिस्फीयर में। सदर्न हेमिस्फीयर में समझते हैं ना बच्चे, इक्वेटर के नीचे वाली जो कंट्रीज है 1956 में। ठीक है, इक्वेटर के नीचे वाली जो कंट्रीज है वहां पे पहली बार 1956 में ये जो है आपका कंडक्ट करवाया गया था। और कहाँ पे हुआ था? ये मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया जो है आपका एक सदर्न हेमिस्फीयर का कंट्री है। ठीक है, हम क्या है? इंडिया जो है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, हम इक्वेटर के ऊपर आते हैं, ऑस्ट्रेलिया इक्वेटर के नीचे आता है। ठीक है, तो ये पहली बार हुआ था 1956 में। बाकी ओलंपिक्स की अगर हम बात करें बच्चे, तो समर ओलंपिक्स सबसे पहले जो है आपका एथेंस। ठीक है, एथेंस यानी कि ग्रीस की कैपिटल एथेंस, वहां पे हुए थे 1896 में बच्चे इसे करवाया गया था। अप्रैल के महीने में जो है आपको 6 से लेकर के 15 तारीख तक ये चले थे। इसमें टोटल 14 कंट्रीज के द्वारा हिस्सा लिया गया था
और 43 इवेंट इसमें रखे गए थे, ठीक है। और ये इवेंट जो है आपके, ये किसके द्वारा डिसाइड किया गया था कौन कौन से इवेंट होंगे, तो जिनको ओलंपिक का पितामह भी कहा जाता है, इनका नाम है आपका पियरे दी कुबर्तिन, है ना। तो पियरे दी कुबर्तिन के द्वारा बच्चे इनको स्टार्ट किया गया था, ठीक है, याद रखना। उसके बाद जो है बच्चे आपका ये भी पूछा जा सकता है कि जो पहले ओलंपिक हुए थे उसमें सबसे ज्यादा मेडल किसने जीते थे, तो यूएसए की टीम ने सबसे ज्यादा मेडल जीते थे, और दूसरे नंबर पर जो है ग्रीस की टीम थी, तीसरे नंबर पर जर्मनी की टीम थी, ठीक है। तो ये है आपकी सन 1896 की बात, ठीक है। 1896 में जब पहले ओलंपिक हुए थे। अभी लास्ट कब हुए हैं आपके, लास्ट हुए हैं आपके 2024 में। किधर हुए हैं बच्चे, हुए हैं आपके पेरिस में, कहाँ पे, फ्रांस। अब आपके लिए होमवर्क है, वीडियो आप लोग देखते हैं, मुझे बताएंगे पेरिस जो है ना ये भी किसी नदी के किनारे है। और इस बार के ओलंपिक में तो यही खास बात थी कि और ओलंपिक में आप लोग देखते हैं जब आपका ओलंपिक सेरेमनी होती है ना, ओलंपिक सेरेमनी होती है तो सारे देशों के खिलाड़ी आते हैं अपने अपने देश का झंडा लेकर के। जो परेड निकलती स्पोर्ट्स पर्सन की है ना, जितने भी एथलीट होते हैं वो जो है इस बार जो परेड निकाला है, फिर मार्च जो हुई है वो इस बार नदी में हुई है, बोट से, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको पूछा है, आपको मुझे बताना है पेरिस कौन सी नदी के किनारे है। कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना आपका आंसर बिना गूगल किए, ठीक है। अगला बच्चे आईवीएफ ईटी में, टी का मतलब क्या है, इसके लिए पूरा ही आपको मैं मतलब बता देती हूँ इसका, ठीक है। पूरा नाम याद रखना, आईवीएफ ईटी। आईवीएफ ईटी में आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर, ठीक है। ईटी में आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर है ईटी, ठीक है। और एक है आपका एफ, जो ऐसे वर्ड जो कि पूछे जा सकते हैं फ्यूचर में, तो फर्टिलाइजेशन है, एम्ब्रियो और आपको ट्रांसफर है, ठीक है, याद रखेंगे। ये है आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर, आईवीएफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये है आपका ट्रांसफर। अगला है मत्स्य महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये मिलेगा आपको तूतुकुड़ी में, ठीक है। अब तूतुकुड़ी किधर है, ये है आपका तमिलनाडु में, तूतुकुड़ी, ठीक है। फिशरीज कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है आपका FCRI, ये है आपका बच्चे तूतुकुड़ी तमिलनाडु में। और उसके अलावा यहाँ पे ना एक और यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का नाम है तमिलनाडु डॉक्टर जय ललिता फिशरीज यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो डॉक्टर जय ललिता फिशरीज यूनिवर्सिटी का ही एक पार्ट है बच्चे, ठीक है, उसी यूनिवर्सिटी का एक पार्ट है, तो आपको याद रखना है, इट इज अ पार्ट ऑफ एन इंस्टीट्यूट तमिलनाडु डॉक्टर जय ललिता फिशरीज यूनिवर्सिटी, ठीक है। और ये है कहाँ पे, ये है आपके तूतुकुड़ी यानी कि तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य उत्पादों पर प्रयुक्त प्रमाणीकरण चिन्ह नहीं है, जब आप कोई चीज खरीदते हैं जो पैकेज है, ठीक है, पैकेज फूड जब खरीदते हैं तो उसके बाहर आप देखते हैं बहुत सारे मार्क्स लिखे रहते हैं, बहुत सारे जो है आपको वहां पे इस तरीके से मार्क्स देखने को मिलते हैं। तो उनमें से इनमें से कौन सा ऐसा मार्क है जो कि फूड प्रोडक्ट पे नहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक है आपका FPO, एक है आपका FSSAI, फिर आपका BIS हॉलमार्क और फिर आपका एग मार्क, ठीक है। तो इनमें से कौन सा है बच्चे जो नहीं होता है फूड प्रोडक्ट पे, इनमें से है आपका BIS हॉलमार्क, क्योंकि BIS हॉलमार्क किस पे होता है, ये होता है आपका गोल्ड या फिर सिल्वर के ज्वेलरीज पे, है ना, गोल्ड और सिल्वर के ज्वेलरीज पे आपका BIS होता है। बाकी जो तीनों है ये आपको फूड प्रोडक्ट पे देखने को मिल जाएंगे। FPO है आपका FSSAI, फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, मतलब कि भारत में वो संस्था जो ये डिसाइड करेगी कि आपको ये चीज खानी है या नहीं खानी है, ठीक है। तो जब भी मार्केट में बच्चे कोई चीज आप देखते हैं जिसको कोई खाने के लिए बेचा जा रहा है, फूड प्रोडक्ट के नाम पे बेचा जा रहा है, पहले उस पर जो है आपका ऑथराइज्ड वो चीज है, मार्केट में आने से पहले वो जो है आपका ऑथराइजेशन के लिए गई है FSSAI के पास में, ठीक है, उन्होंने उस पर ठप्पा लगा है, इसके बाद में मार्केट में उतारी गई खाने के लिए, ठीक है। तो FSSAI इसका तो होता ही है ना। FPO का भी होता है, एगमार्क यानी कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है ना, एगमार्क का मतलब क्या है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है। BIS हॉलमार्क जो है आपका ये भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS के द्वारा जारी किए जाते हैं और सिल्वर और गोल्ड की ज्वेलरी के लिए जारी किए जाते हैं। अच्छा, निम्नलिखित में से किस राज्य को मोलासिस बेसिन के नाम से भी कहा जाता है, मोलासिस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है, हमारा एक नॉर्थ ईस्ट में स्टेट है मिजोरम, ठीक है। मिजोरम बच्चे अपने आप में ना ये एक प्लेटू का हिस्सा है, पठार का हिस्सा है, इसे जो है मिजोरम का पठार या फिर इसे शिलोंग का पठार भी कहा जाता है, ठीक है। और जो आपका डेक्कन प्लेटू है, दक्षिण का पठार है ना, उसी का हिस्सा इसे माना जाता है, ठीक है। तो मिजोरम जो है आपका शिलोंग के पठार पे स्थित है और यहाँ पे एक अलग ही प्रकार के जो है आपको ज्योग्राफी देखने को मिलती है जिसे मोलासिस बेसिन कहते हैं। तो मोलासिस बेसिन एग्जैक्टली है क्या, मोलासिस बेसिन का इस्तेमाल
सामान्य अर्थ में आल्प्स के उत्तर प्रकार के सिनोरोजेनिक फॉरलैंड बेसिन के लिए भी किया जाता है। ठीक है, अभी आल्प्स जो है आपको पता होना चाहिए यूरोप में आपके पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, वहां बच्चे जिस तरीके से ये बने हैं, और ये आपका क्या है, ये एक एरा है। ठीक है, ये जो आपका सिनोरोजेनिक एरा है ना, मतलब इस टाइम पीरियड पे जो है आपका जैसे जैसे बेसिन का मतलब है जैसे जैसे स्ट्रक्चर बने हैं, ठीक है, उससे जो है इसका संबंध है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। भारत में जो है आपका मिजोरम को मोलेसिस बेसिन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह भी जो है इसी तरीके से असंगठित जमाव से बना हुआ है। ठीक है, और देखने में मतलब कैसे लगेगा कि ये आपका मोलेसिस बेसिन है, तो इसका जो प्लेटो है, ये शिलोंग का पठार आप लोग देखेंगे ना, तो बच्चे असंगठित जमाव का मतलब क्या है कि इसमें जो आपकी जमीन की लेयर है, जो लिथोस्फीयर उसकी जो लेयर है ना, वो बहुत अलग अलग टाइप की जो है आपको देखने को मिलेंगी। इस तरीके से वेराइटीज, संगठन उसमें बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से हर अलग अलग जो है आपकी टाइप के लेयर से जो है आपके बने हुए हैं ये वाले जो आपके बेसिन है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, मोलेसिस बेसिन कहा जाता है। और कहाँ पे है आपके मिजोरम में। अच्छा, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई गणना करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति, ये कर लिया आप लोगों ने, राधानाथ सिकदार, है ना, कर लिया था ना, राधानाथ सिकदार। अगला है बच्चे, मंगल प्रतिगामी की अवधि वर्ष में लगभग कितनी होती है। प्रतिगामी का मतलब होता है उल्टा। देखिए, तो कभी कभी ऐसा होता है, वैसे ये आभासी है, मतलब इमेजिनरी है, हमें सिर्फ देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ समय जो है आपका जो मंगल ग्रह है ना, ये वापस उल्टे पांव उल्टा चलता है ना, जैसे ये उल्टा चल रहा है, इस तरीके से जो है उसका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। वैसे सारे जो आपको पता है ग्रह हैं, उनकी जो गति है वो इस तरीके से होती है, पता है ना, सन के चारों ओर जो है गोल गोल चक्कर लगाते हैं, है ना। लेकिन कुछ एक ऐसी फिनोमिना कहेंगे इसे, ठीक है, ऑप्टिकल फिनोमिना है ये। देखने में ऐसा लगता है कई बार कि जो मंगल है वो जो है आपका पीछे की तरफ अपने जहां से आया है उसी दिशा में जो है आपको वापस लौट रहा है, उसे कहते हैं मंगल प्रतिगामी। ठीक है, तो मंगल प्रतिगामी की जो घटना है बच्चे, ये आपका दो, ठीक है, कितनी अवधि में आपके लगभग होती है, ये होती है आपके 2 सालों में। मार्स रेट्रोग्रेड इसे कहा जाता है, लास्ट फॉर अबाउट 2 to 2.5 मंथ। ठीक है, 2 से लेकर के 2.5 महीने तक जो बच्चे आपका ये रहता है, यानी कि 60 से 80 दिन का जो है आपका समय होता है। ठीक है, और दिस फिनोमेना इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन। ठीक है, ऑप्टिकल इल्यूजन है, एक्चुअल में मार्स उल्टा नहीं चलता है, ऑप्टिकल इल्यूजन है, देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो है आपका उल्टा चल रहा है। ठीक है, और ये बच्चे आपका ऑकर होता है एवरी 26 मंथ और 2.135 ईयर्स। ठीक है, यानी कि 2 साल में जो है बच्चे आपको ये देखने को मिलता है, यानी कि आपका हर 26 महीने में। ठीक है, और कितने दिनों तक रहता है, ये आपका 2 या 2.5 महीनों तक रहता है। ठीक है, तो मंगल प्रतिगामी यानी कि आपका मार्स रेट्रोग्रेड। अगला बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के उत्पादकों में से एक कंपनी है, कंपनी का नाम है सैमसंग। सैमसंग के मोबाइल आप में से बहुतों के पास होंगे। तो ये मोबाइल एक्चुअल में जो कंपनी है कहाँ से आई है, ये आपके साउथ कोरिया की, दक्षिण कोरिया की कंपनी है। तो आज के जो क्वेश्चंस हैं उसको जो है यहीं पे फिनिश करते हैं। उसके अलावा आपका जो डिस्काउंट है बच्चे, आज लास्ट दिन है डिस्काउंट का। ठीक है, आप खुद अवेल कर लीजिए या फिर किसी को जो है सजेस्ट कर दीजिए। ठीक है, खास करके जो हमारे कॉम्बो कोर्सेज आप लोग देखते हैं जिसमें टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है, आप एसएससी की बात करें, किसी पीएसयू की बात करें, है ना, तो बहुत सारे कोर्सेज बच्चे जो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इन कोर्सेज से आप जो है जुड़ सकते हैं। और वो कोर्सेज जो है वैसे तो आम दिनों में जो है आपको थोड़ा सा महंगे लग सकते हैं, लेकिन अभी जो है आपका ऑफर चल रहा है, 3 दिन तक जो है ऑफर हमने दिया था, 19 से लेकर के 23 तक बच्चे आपका चल रहा है, सॉरी अभी ये खत्म होने वाला है, 23 अक्टूबर को आज है ना। तो आज जो है इसका लास्ट दिन है, आपको इस्तेमाल करना है MI कूपन कोड। बिना कूपन कोड ये जो है आपको नहीं मिलेगा। 50% ऑफ चल रहा है, सारी कोर्सेज में है, टेस्ट सीरीज में नहीं है। ठीक है, ये बात थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, टेस्ट सीरीज में चाहे आपका कोई भी कूपन कोड इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ठीक है, जितना आपका है 149 जो है आपके NSPC की टेस्ट सीरीज है टेक्निकल वाली, जिसमें मैकेनिकल और साथ में आपका नॉन टेक है, और दूसरी जो है आपकी नॉन टेक्निकल वाली है जिसका प्राइस है ओनली 99। ठीक है, सिर्फ 99 रुपए की बच्चे, 99 रुपए का जो है आपका NSPC का नॉन टेक्निकल का टेस्ट सीरीज है, और वेरिएशन के साथ में आपको टेस्ट सीरीज दी गई है, नए क्वेश्चंस के साथ में आपको टेस्ट सीरीज दी गई है। ठीक है, तो एक बार जाइएगा जरूर जो है देखिएगा। मेकिडिजी मैकेनिकल जो है आपका क्या है, हमारा एप्लीकेशन का नाम है। और उसके अलावा जो है क्लासेस के PDF के लिए आपको कहाँ पे जाना है, तो मैं एक बार आपको फिर से बता दूं कि हमें PDF कहाँ पे लेगी, टेक का नॉन टेक। ठीक है, अब ये टेक का नॉन टेक जो है बच्चे सारे स्ट्रीम के बच्चों के लिए, ऐसा नहीं सिर्फ मैकेनिकल, सिविल वाले हैं, आप ITI की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप जो है इलेक्ट्रिकल वाले हैं ना, तो जिस भी ट्रेड के हैं, नॉन टेक्निकल अगर आपको पढ़ना है, खास करके जीके की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इससे जुड़ जाइए।
आपको समय समय पे अलग अलग टाइप की इन्फॉर्मेशन जो कि आपके नॉन टेक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती मिलेगी, और साथ में जो है क्लासेस के PDF। ठीक है, चलिए फिर आज का सेशन हम यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलेंगे फिर कल लाइव सेशन में। कल लाइव सेशन है, कल आपकी मैराथन है बच्चे, है ना, तो मैराथन क्लास में मिलेंगे सुबह 8 बजे जो है आपका लाइव सेशन होगा, वहाँ पर मिलिएगा। ठीक है, साइंस पढ़ेंगे, GK पढ़ेंगे, साथ में रीजनिंग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपने खूब सारे ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।